जहाँ पर ये समझाया जाता है कि पेंटागन के केस में क्या होगा, हेक्सागन के केस में क्या होगा, या कोई दूसरे ट्रायंगल के केस में क्या होगा, या इसी सिचुएशन में स्क्वायर वाली ही सिचुएशन में वो ये कह देंगे कि ये सेम सिचुएशन है, मान लीजिए ये हमारा प्लस क्यू और जो भी सिचुएशन थी ये आपके साथ रहेगी, वो कह देंगे कि यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। ये पी पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, पी पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ साइट सी डी, फिर कह देंगे यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो ये पूरी एक्सरसाइज बदल जाएगी। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि अगर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जैसा कि अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है, तो X1 भी X2 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये रेशियो हमको यहाँ पर सेटिस्फाई करना है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जब Q1 और इन दोनों दो लाइक चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मिड पॉइंट नल पॉइंट होगा, और जब जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उससे राइट, मतलब मिड पॉइंट से राइट साइड में उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर नल पॉइंट होगा। इसी तरीके से इसकी थर्ड पॉसिबल सिचुएशन आ जाएगी कि अगर Q1 लेस देन Q2 है तो इसका मतलब कि X1 भी लेस देन X2 होगा, और ये रेशियो रूट में आएगा। इसका मतलब कि ये समझ गया, सिंपल मैथमेटिक्स। अभी क्या करना है कि हमको इस पर बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल्स देखने हैं। क्या देखने हैं? 2-3 न्यूमेरिकल्स जो पॉपुलर न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होगी जैसे हम लोग देखेंगे आगे उसको। अभी एक तो ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि जहाँ पर दो चार्जेस एक लाइन में हैं और उनका नल पॉइंट निकालना, इसका मतलब जीरो इंटेंसिटी का पॉइंट निकालना। लाइक चार्जेस में नल पॉइंट होगा, अनलाइक चार्जेस के बीच में नल पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब कि ये वाली सिचुएशन जो है इसमें नल पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो ट्रायंगल वाली सिचुएशन है। ट्रायंगल का जो भी वेक्टर से जो भी रिलेशन है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग एक सिंपल केस देख लेते हैं। वेक्टर वाला चीज़ अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, वेक्टर आपको आना चाहिए और सिंपल वेक्टर आना चाहिए, सम ही केवल यहाँ पर यूज़ होना है। 3 चार्जेस अगर हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए, ध्यान से देखिए, अलग अलग सिचुएशंस हैं। एक सिंपल सिचुएशन कि अगर 3 चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे हैं, ये नेक्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, इसका मतलब दिस इज नंबर 3। हम लोग नंबर 1 इसको मान रहे थे और नंबर 2 इस सिचुएशन को मान रहे थे। नंबर 3 ये सिचुएशन है कि 3 चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के सेम साइन के इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे हैं। नल पॉइंट कहाँ होगा? जीरो इंटेंसिटी का पॉइंट होगा सेंट्रॉइड। कैसे? कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। हाँ बोलिए। इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 आ रही है। इस जीरो इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि ये वाला चार्ज अगर हम लोग इसको ABC नेम कर दें, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है? फील्ड इंटेंसिटी है KQ/x²। ये तीनों चार्जेस की फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर सेम आने वाली है। ए वाले की फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ होगा, बी वाले की फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ होगा EB, और सी वाले की फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ होगा। इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट का नाम नहीं लिखा है, जो भी ये पॉइंट है, यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी अगर E है तो ये इन तीनों का वेक्टर सम है। ठीक है, ये वेक्टर की बहुत ही पॉपुलर आइडेंटिटी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें से ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल बन रहा है 120 डिग्री। ये वाला एंगल 120 डिग्री, ये वाला एंगल 120 डिग्री, ये वाला एंगल 120 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में उनका ये कहना है कि हम किसी भी दो वेक्टर का सम, इसका मतलब मैं अलग से डायग्राम बना दे रहा हूँ, 1, 2 और 3, अगर ये तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और ये एंगल 120 डिग्री हैं, तीनों एंगल अगर 120 डिग्री हैं, तो ऐसी सिचुएशन में
किसी भी दो वेक्टर का सम तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों का वेक्टर सम निकालते हैं, मान लीजिए ई बी और ई सी का वेक्टर सम निकालते हैं, तो वो यहाँ आ जाएगा। 120 डिग्री वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर्स, कहीं पर ऐसा लिखा है कि दो वेक्टर्स ये हैं और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो ऐसी सिचुएशन में तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है। मॉड आर इज इक्वल टू मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। फिर से बता दे रहा हूं, कंफ्यूज मत करिए। ई ए ये केवल वो केस है जब तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन भी सेम है। ऐसी सिचुएशन कि अगर तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन भी सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रॉयड विल बी अ नल पॉइंट। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, centroid is a null point in this case। क्या कंडीशन थी? 3 like चार्जेस। एक और सिचुएशन ऐसी ही ट्राइंगल में ही, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही मैं आपको ऐसी सिचुएशन दिखा रहा हूं कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें हम लोग ऐसी सिचुएशन देखेंगे जिसमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और साइन भी सेम नहीं। इसका मतलब कि यहां पर मान लीजिए कोई एक +4e चार्ज रखा है, देखा हुआ चार्ज है। यहां पर एक कोई -3e चार्ज रखा है और यहां पर एक कोई फिर से +2e मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा है। ट्राइंगल फॉर गॉड सेक हम लोगों ने यहां पर भी इक्विलेटरल ले लिया है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग सेंट्रॉयड के लिए ऑब्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि फील्ड इंटेंसिटी हम किसी भी एक पॉइंट पर निकाल सकते हैं। चाहिए क्या होगा? जिस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर निकालनी है, उस चार्ज का वहां से डिस्टेंस। तो आपके लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें वो मैटर ऑफ ज्योमेट्री होगा, और कोई आपसे ऐसी ज्योमेट्री नहीं प्रूव करा लेंगे जो आपने पढ़ी ना हो। सब आपके सिलेबस की ही ज्योमेट्री आती है कि अगर हम इसके सेंट्रॉयड पर फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, जो एक बहुत ही नॉर्मल मिस्टेक ये लोग बच्चे करते हैं, वो क्या कि अगर ये साइड दिया होता है तो ये x गलत कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये कैलकुलेशन भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं कि अगर ये वाले पॉइंट से हम लोगों ने बेस पर परपेंडिकुलर डाला और ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी था और ये डी था, तो जो ए डी होगा, ए डी इस पाइथागोरस से निकालेंगे ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो साइड ए डी जो आने वाली है वो आने वाली है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4 का रूट आ जाएगा √3a/2। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की आइडेंटिटी है कि जो ए ओ, अगर हम लोग इस पॉइंट को ओ कह रहे हैं, तो ए ओ और ओ डी का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ए ओ और ओ डी ये 2:1, 2 ये 1 ये, तो हम लोगों ने पूरा ए डी निकाला। तो जो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू एक्स एज्यूम्ड will be nothing but 2/3 of AD, 2/3 of AD। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 2/3 of AD की वैल्यू रखेंगे तो 2/3 टाइम्स √3a/2, इसका मतलब ये आ गया a/√3। x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई a/√3। अब क्या करना है, अब अगर ये चार्जेस अलग अलग हैं तो इनका मैग्नीट्यूड निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, डरेंगे नहीं। ठीक है, ई ए, आइए देखिए ई ए क्या है, इस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी ओ पॉइंट पर। ठीक है, ये हो गई k टाइम्स 4e/x², x की वैल्यू बाद में रख लेंगे। ई बी देखिए, इस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहां पर ई बी हो गया k टाइम्स, वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन देखेंगे अभी आगे। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग साइन का
कंसिडरेशन करते हैं, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स और फील्ड इंटेंसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसमें हम लोग चार्जेस का साइन नहीं रखेंगे। जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों को डायरेक्शन वाइज चेक करेंगे और फिर उनको वेक्टर ट्रीटमेंट देंगे अगर हमको सम निकालना है। ई बी का मैग्नीट्यूड हो गया के टाइम्स 3e, के टाइम्स 3e अपॉन एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। ये ई सी कहाँ पर आएगा, ये बहुत ही ध्यान से देखिए ई सी कहाँ पर आने वाला। ई सी का मतलब इस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहां पर। कैसे निकालेंगे ये देखिए। ई सी का मतलब है कि इस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहां पर, ये आ गया के टाइम्स 2e अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर का कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको। ई सबसे ज्यादा कौन सा मैग्नीट्यूड है, ई ए, 4:3:2 का रेशियो है। ई ए का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है ई ए, दिस इज ई ए। नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी ओ पॉइंट पर टुवर्ड्स द चार्ज होगी, क्योंकि ओ पर टेस्ट चार्ज रखा है। ये आ गया टुवर्ड्स द टेस्ट चार्ज, दिस इज ई बी। ठीक है, और फिर ये आ गया ई सी। ई सी कहाँ होगा, ई सी फिर से इस तरफ आ गया, क्योंकि ये वाला चार्ज फिर से पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज। वेक्टर्स देखिए बहुत ध्यान से, जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी यहां पर आएगी वो ई ए, ई बी और ई सी का वेक्टर सम आएगी। जब भी कोई ऐसी सिमेट्रिकल सिचुएशन दिखाई देती है, सिमेट्रिकल का मतलब जहां पर मैग्नीट्यूड्स कुछ इक्वल दिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हमने इसको, ये जो एक फैक्टर आ रहा था के टाइम्स ई अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लोगों ने ई नॉट मान लिया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ई ए, ई बी और ई सी की वैल्यू हम लोग, क्योंकि अभी हमको वेक्टर सॉल्व करना है, फाइनल आंसर जो आएगा उसमें हम ई नॉट की वैल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा 4 टाइम्स ई नॉट। ये इतनी चीज की वैल्यू हम लोगों ने ई नॉट मानी है, तो ये 3 बचेगा बाहर, तो ये हो गया 3 ई नॉट, ये हो गया 2 ई नॉट। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड है तीनों का, और हमको तीनों का वेक्टर सम निकालना है, 3 वेक्टर्स का सम। मैंने सिंपल तरीका बताया, पहले कोई 2 सॉल्व कर लेंगे जिसका एंगल आपको क्लियर दिख रहा है। एंगल किसका किसका क्लियर दिख रहा है, सबका क्लियर दिख रहा है। ये वाला एंगल 120 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, मुझे नहीं पता। यस, ये वाला एंगल 60 डिग्री। आप चाहें तो 1 और 2 को सॉल्व कर लें। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हैं और आपने इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का सम E1 ले लिया, तो E1 क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर विल बी ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। तो E1 स्क्वायर विल बी ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB, I don't know, EA and EB 60 degree. This will be cos 60 degree. This is E1 square is EA square. उधर देखिए 16 E naught square, EB square 9 E naught square plus 2 EA 4 E naught EB 3 E naught cos 60 half. So this E1 is going to be 16 E naught square plus 9 E naught square plus 2 4 8 8 3s are 24. ये था EA, ये था EB। 12 24 24 डिवाइडेड बाई 2 12 E naught स्क्वायर। इसका मतलब E1 आ गया हमारा, sorry, this is E1 square. E1 square is 16 plus 9, 25, 25 plus 12, this is 37. ये देखिए, this is 21, 21 plus 16, 37. This is 37 E naught square. इसका मतलब E1 is root 37 times E naught. E naught की वैल्यू वहाँ पर दी हुई है। अब ये देखिए कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल
E1 का मैग्नीट्यूड आ गया, E1 और EC के बीच का एंगल। इट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट कि हम लोग EA और EB का एंगल निकाल लेंगे। EA और EB का एंगल निकालने का क्या तरीका है कि इनका सम कहाँ पर आएगा। इनका सम निकालने का तरीका जो है कि हम लोगों का एक वेक्टर EA था, एक वेक्टर EA था, यहाँ पर ये EA है विच इज 4E0, EA इज 4E0। एक वेक्टर EB है which is 3E0, this is EB which is 3E0। इन दोनों का सम हम लोगों ने E1 निकाला। तो यहाँ से हम लोगों ने पैरेललोग्राम बनाया, ये पैरेललोग्राम है और इन दोनों का सम यहाँ कहीं आ गया। अब हमको जो दूसरा वेक्टर इसके साथ लेना है वो EB के साथ 60 डिग्री पर था, EB के साथ 60 डिग्री पर, ये था EC। तो हम लोगों को EC और E1 का एंगल निकालना है। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो अगर अपन ये वाला एंगल निकाल लें जिसको अल्फ़ा मान लेते हैं तो फिर हमारा आंसर आ सकता है कि जो E1 और इसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 60 प्लस अल्फ़ा। और tan अल्फ़ा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। इसका मतलब अगर यहाँ पर अल्फ़ा एंगल हम लोगों ने BEB के साथ माना है तो EB यहाँ आ जाएगा और दूसरा वेक्टर EA यहाँ आ जाएगा। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर भी EA sin 60 लिख देंगे। EA की वैल्यू देखिए, EA की वैल्यू कितनी है 4E0, 4E0 sin 60 √3/2 डिवाइडेड बाय EB 3E0 प्लस EA, EA का मतलब 4E0 cos 60 मतलब हाफ। सो दिस इज कमिंग एज 4E0 √3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5E0, 5E0, E0 से E0 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया और ये आ रहा है 2√3 डिवाइडेड बाय 5। tan अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 2√3 डिवाइडेड बाय 5। बहुत ध्यान से देखिए, 2√3 का मतलब क्या है, tan अल्फ़ा यहाँ से ये आ जाएगा, √3 का मतलब 1.732 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करके अल्फ़ा निकाल लेंगे, फिर उससे हम लोग ये वाला एंगल निकाल लेंगे और फिर इसी तरीके से पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग E1 और EC का सम निकालेंगे विच विल गिव द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये E1 और EC का जो सम है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। यहाँ पर एक सिचुएशन और हम लोग देख लेते हैं। क्या सिचुएशन है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सिचुएशन है जिसमें हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी किया, जब हम लोग को स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्जेस दिए होते हैं। देखिए मैं 2-3 स्क्वायर बना दे रहा हूँ जिसमें हम लोग अलग अलग सिचुएशंस डिस्कस कर सकें। ये स्क्वायर नहीं है, ये लगभग स्क्वायर है और यहाँ पर एक और स्क्वायर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये एक और स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर हम लोग देख रहे हैं। तीनों में हम लोग ये समझेंगे कि रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी कैसे सेंटर का केस ले रहे हैं, दूसरे भी केस ले लेंगे। कि मान लेते हैं कि एक चार्ज हम लोगों ने यहाँ पर लिया, ये एक प्लस Q चार्ज, यहाँ पर प्लस 2Q चार्ज, यहाँ पर -3Q चार्ज ये, और यहाँ पर हम लोगों ने फिर से एक -3Q चार्ज रख दिया। स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड A है और हम लोग सेंटर पर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी निकालने में इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे इसके क्वेश्चन होते हैं जिसमें जैसे एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो सिंपली ये पूछ लेते हैं कि एक स्क्वायर दे देंगे और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे और ये बोल देंगे कि ये
एक स्क्वायर है विद साइड्स ए बी सी डी, और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं कि द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू डी सी या पैरेलल टू ए डी, ऐसे करके ऑप्शन दिए रहते हैं। अब हमको फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है? सेंटर पर। चार्जेस कितने हैं? 4, इसका मतलब 4 वेक्टर्स का सम निकालना है। ध्यान से देखिए, ई ए पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आ जाएगी। इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं जस्ट सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट कि ये ई ए यहां आ जाएगा। ई ए का मैग्नीट्यूड भी मैं लिख दे रहा हूं k टाइम्स q अपॉन एक्स स्क्वायर। x क्या चीज है? x है हाफ ऑफ द डायगोनल, √2a का हाफ माने x क्या है? a बाय √2। ठीक है, आइए देखिए, ई बी का मतलब इस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहां पर ई बी ज्यादा होगा या ई ए ज्यादा होगा? ई बी ज्यादा होगा, क्योंकि इसका चार्ज प्लस क्यू है और इसका 2q। तो ये ई बी की फील्ड इंटेंसिटी यहां पर आ गई, दिस इज बी। इस चार्ज की प्लस 2q चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर, ये ई बी है, k टाइम्स 2q अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ई सी का मैग्नीट्यूड k टाइम्स 3q अपॉन एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड जरूर ज़्यादा है ई बी और ई ए से, क्योंकि ये q 2q 3q चल रहा था, लेकिन साइन ध्यान से देखिए कि ई सी का डायरेक्शन कहाँ है। नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी उससे x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर उसी चार्ज की तरफ होगी। तरफ का मतलब क्या है? तरफ का मतलब कि ई सी भी यहीं आ जाएगा। ये ई सी है, देखिए दिस इज ई सी। इसी तरीके से जो ई डी होगा वो भी इधर ही आ जाएगा, ये ई डी भी इधर है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहां पर आ गई। वेक्टर्स का सम निकालना है, देखिए ध्यान से। इसका मतलब अगर हमको इसका सम ऐसे निकालने को कहा जाता है, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, रहने दीजिए अभी। इसको मैं थोड़ा सा अगर ये बोलूं कि अगर वेक्टर ई जो है, वेक्टर ई इज ए प्लस सी, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी है। ये जो आया यहाँ पर कि रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी ई ए और ई सी, ये ई ए और ई सी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है इसलिए सिंपल एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ई ए एंड ई सी, ये कितना हो गया? 3q प्लस q माने 4q के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड है उसको अगर हम लोग ऐसे ले लें ई ए सी, और इसको ऐसे ले लें ई बी डी, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, बी और डी सेम डायरेक्शन में है, ए और सी सेम डायरेक्शन। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए और सी का सम आ रहा है, ए और सी का सम आ रहा है 4q अपॉन एक्स स्क्वायर के, और बी और डी का सम आ रहा है, k टाइम्स 5q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कॉमन ले लेंगे के क्यू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा इसमें 3, तो यहाँ आ गया 4। और इसी तरीके से इसमें जब के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + 3 दैट इज 5। तो इसका मतलब क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इस वेक्टर का जो ई ए सी आ रहा है, ई ए सी आ रहा है 4 टाइम्स के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ई बी डी आ रहा है 5 टाइम्स के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और अच्छी बात यह कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी बाइसेक्टर तब होता जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता, तो ये पैरेलल टू बी सी या पैरेलल टू ए डी हो सकता था फील्ड इंटेंसिटी, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर मान लीजिए
ये वाला चार्ज जो है वो 3 के बजाय 4 होता तो इन दोनों का सम 5 आ जाता, या ये वाला चार्ज भी 2 होता तो इन दोनों का सम 5 आता, इन दोनों का सम 5 आता। तो ऐसी सिचुएशन में जो EAC और EBD का सम है वो बाइसेक्टर पर आता, लेकिन अभी बाइसेक्टर पर नहीं आएगा। तो अगर ये 4 ऑप्शन है कि रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू एनी ऑफ द 4 साइड्स, तो इसका मतलब चारों ऑप्शन गलत होंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नन ऑफ दीज या ऐसा ऑप्शन इसका सही होगा। ये बात समझनी है आपको यहाँ। अब क्या है कि वो कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि आपको ये वाली सिचुएशन में कि एक चार्ज है +2Q, एक चार्ज है -2Q, एक चार्ज है +3Q और एक चार्ज है -3Q। 4 चार्जेस दे दिए, ये ABCD। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इन चारों चार्जेस को इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर ऐसे रखना है कि सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी 0 आए। क्वेश्चन इज कि क्या इन चारों चार्जेस को इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखने पर कोई ऐसा इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा कि कॉन्फ़िगरेशन की रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर के सेंटर पे 0 आ जाए। ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा है, और आपको हो सकता है कि अभी डाउट हो, तो हम लोग इसकी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर हम लोगों ने +2Q रखा और यहाँ पर -2Q रखा। लेट्स से कि हमने यहाँ पर +3Q रखा और यहाँ पर हम लोगों ने -3Q रखा। इंटरेस्टिंग बात देखिए, पहला केस मैंने डायगोनल लिया है। डायगोनल का मतलब क्या होता है कि इन दोनों चार्जेस की फील्ड इंटेंसिटी आपस में ऐड होगी। क्या होगी? ऐड। क्यों ऐड होगी? क्योंकि अगर हम सेंटर पर फील्ड निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम सेंटर पर फील्ड निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहां आएगी और नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहां। इसी तरीके से अगर हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहां निकाल रहे हैं तो वो आएगी यहां, और इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो आएगी यहां। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी यहां पर 3 और 3, या इसका मतलब कहीं इधर आएगी, इधर इधर या इधर आएगी, 0 तो नहीं आएगी। दूसरी सिचुएशन इसमें यह हो सकती है कि अगर हम लोग एक इसी सिचुएशन को ऐसे देखें कि लाइक चार्जेस हम लोगों ने कहीं और रख दिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज बट ऑपोजिट साइंस के चार्ज अक्रॉस द डायगोनल रखे थे। अगर हम लोग सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज सेम साइन के चार्ज रख दें, इसका मतलब +2Q यहाँ रख दें, +3Q यहाँ रख दें, और इसी तरीके से -2Q यहाँ रख दें और -3Q यहाँ रख दें। बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग सिर्फ अभी फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे हैं। हमारा टारगेट था, जो क्वेश्चन था वो इस तरीके का था कि क्या इन चारों चार्जेस को एक गिवन स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर रख के सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी 0 लाई जा सकती है, हो सकती है क्या? ये पॉसिबिलिटीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। +2Q की फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर, ये देखिए ध्यान से, +2Q इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इस तरफ आएगी, +2Q की फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर, +2Q की फील्ड इंटेंसिटी ये आ जाएगी। अगर हमने इसको ABCD लिया है फिर से, तो ABCD का मतलब ये हो गया EA, ठीक है। C पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगी, और EC का मैग्नीट्यूड EA से ज़्यादा है। अगर ये डिस्टेंस हम लोग x ले रहे हैं, हाफ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर EA की वैल्यू, यहाँ पर EA की वैल्यू आ रही है। बहुत ध्यान से देखिए, EA की वैल्यू, इसकी फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर K × 2Q/x², और EC जो डायगोनली ऑपोजिट लाइक चार्ज हम लोगों ने रखा, उसकी फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर सेंटर पर, O सेंटर अगर हम लोग मान रहे हैं, तो EC का मैग्नीट्यूड है K × 3Q/x²। सिंपली ये ज़्यादा है। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की, इस पर्टिकुलर चार्ज की D की फील्ड इंटेंसिटी यहाँ आ जाएगी, ये ED है। ED का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस सिचुएशन में? ED का मैग्नीट्यूड होगा
k टाइम्स 3q अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाला चार्ज -3q है, और इस चार्ज की -2q की फील्ड इंटेंसिटी ये आ जाएगी। तो ई बी का मैग्नीट्यूड है k2q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी ओ पॉइंट पर आने वाली है वो इन चारों का सम है, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी। वेक्टर में सारी चीजें आपको आपके परसेप्शन से चलेंगी जब मल्टीपल होगा। परसेप्शन का मतलब क्या? एक रास्ता हमको ये दिख रहा है कि हम पहले ऑपोजिट वेक्टर्स को सॉल्व कर लें। अगर हम लोग ऑपोजिट वेक्टर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर EC और EA का सम एक ये आएगा, क्योंकि ये अगर 3 टाइम्स ये है 2 टाइम्स ये है तो 1 टाइम्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी तरीके से ED और EB को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो जैसा दिख रहा है कि ED का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स है, EB का 2 टाइम्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। ध्यान रहे ये जो दोनों वेक्टर आ रहे हैं इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब कि जो सम आएगा वो इस तरफ आएगा, ये सम आएगा। इन दिस सिचुएशन जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी है यू कैन से इट इज पैरेलल टू CD। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते। क्यों? कैसे हम ये देखेंगे, कैसे हमको दिखेगा कि इन दोनों को सॉल्व कर ले? क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए EC और ED का मैग्नीट्यूड सेम है, EC और ED का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इन दोनों का जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो उनका सम वेक्टर एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब इनका सम वेक्टर यहां कहीं पर आ जाएगा, इनका सम ऐसे आएगा ये। और इसी तरीके से इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, इन दोनों का सम ये आ गया। ये किसका किसका सम है? ये इसका और इसका सम है। पैरेललोग्राम मेथड से मैंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पर ये दिखाई कि ये आ गया। और फिर इसी तरीके से इन दोनों को इधर से सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को जब हम इधर से सॉल्व करेंगे तो इनका सम ये आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का सम ये आ गया, इन दोनों का सम ये आ गया, और ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर हैं और आपको दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट फील्ड इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो भी पैरेलल टू CD साइड ही आएगी। अभी तक के कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा नहीं दिख रहा है कि रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी 0 आ सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता था कि अगर एक +Q और एक ये दोनों अगर ऐसे होते कि दो लाइक चार्जेस और फिर ये दोनों लाइक चार्जेस, इसका मतलब कि आपको ऐसा बोलते +2Q और -3Q और फिर बोलते 3Q का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कि या तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करें कि 2 +Q हैं और 2 -Q हैं सेम मैग्नीट्यूड के, मतलब डायगोनल वाले ही एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये दोनों थोड़ी ना कैंसिल कर देंगे, ये दोनों इसलिए नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि इसकी फील्ड अगर यहां पर चार्ज है, यहां पर इसकी फील्ड इंटेंसिटी या तो इधर होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इधर होगी। इस वाले की फील्ड इंटेंसिटी या तो इधर होगी या तो इधर होगी, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। फिर से देख लीजिए, मैं सिंपल केस में आपको बता दे रहा हूं कि ये अगर स्क्वायर होता है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर या तो चार्ज से अवे होगी या चार्ज की तरफ होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है। और इसी तरीके से जो यहां पर चार्ज होगा उसकी भी फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द डायगोनल होगी, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जो दो चार्जेस यहां पर रखे हैं इनका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो और कुछ भी साइन हो, एक स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स पर कुछ भी चार्ज रखे हैं, 2 एडजेसेंट चार्जेस, इसका मतलब जो या तो ये दोनों चार्ज या ये दोनों चार्ज या ये दोनों चार्ज, कोई भी एक साइड वाला पेयर जो है वो सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों की फील्ड इंटेंसिटी कभी भी सेम लाइन पर नहीं होगी। इसलिए रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इस कॉम्बिनेशन में 0 आ सकती है। बाकी इसके और भी जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे, जहाँ पर ये समझाया जाता है कि
पेंटागन के केस में क्या होगा, हेक्सागन के केस में क्या होगा, या कोई दूसरे ट्रायंगल के केस में क्या होगा, या इसी सिचुएशन में स्क्वायर वाली ही सिचुएशन में वो ये कह देंगे कि ये सेम सिचुएशन है, मान लीजिए ये हमारा प्लस क्यू और जो भी सिचुएशन थी ये आपके साथ रहेगी, वो कह देंगे कि यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। ये पी पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, पी पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, फिर कह देंगे यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो ये पूरी एक्सरसाइज बदल जाएगी। तब आपको ज्योमेट्री मैंने बताया, इन दोनों चार्जेस की फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, इस 3q की इधर होगी, इस 3q की इधर होगी, ये वाला प्लस q, इसकी फील्ड इंटेंसिटी ये आएगी पॉजिटिव चार्ज, इसकी फील्ड इंटेंसिटी ये आएगी, यहां से ऐसे डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे ये, और फिर इन दोनों का वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। समझ गए? बिल्कुल जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस चाहिए, और फिर एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स हम लोग फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकाल देंगे। पेंटागन और हेक्सागन के भी न्यूमेरिकल्स फील्ड इंटेंसिटी वाले हैं। हम लोगों का जो अगला टॉपिक आएगा फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड, वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझेंगे इसके बाद।